हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी विषय को पढ़ेंगे। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच। क्या नाम है? टारगेट फ्री बैच, जिसका हमने टारगेट रखा है 90+% का। यह फ्री बैच हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है, सभी क्लासेस की सभी सब्जेक्ट की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर फ्री मिलेंगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम अपना क्लास का शेड्यूल देख लेते हैं। सुबह 10 बजे हमारी साइंस की क्लास होती है। सुबह 11 बजे इंग्लिश की क्लास होती है। साइंस की क्लास में हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और उसमें प्रैक्टिस चल रही है, तो आप लोग हमारी क्लासेस से ज़रूर जुड़े और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री क्लासेस का लाभ ले सके। नेक्स्ट क्लास है हमारी शाम को 4 बजे, जो है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ये हमारा पेपर 1 है, ठीक है। ये हमारा पेपर 1 है, इसमें भी क्लासेस चल रही हैं रेगुलर। और शाम को 5 बजे हमारी होती है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये हमारा पेपर 2 है, ठीक है। ये पेपर 2 है। इसका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है और इसमें अब प्रैक्टिस चल रही है। इसका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इसमें प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है हमारी शाम को 6 बजे, जो है हिंदी की क्लास, जिसमें हम हिंदी का कंप्लीट सिलेबस लगभग हमारा पूरा हो चुका है। उसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे और फिर PYQ भी करेंगे। तो आप हमारी क्लासेस से जरूर जुड़े रहें। हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सकें। नेक्स्ट क्लास है हमारी शाम को 9 बजे, जिसमें मैथ का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है और सर ने बेसिक से पढ़ाया है। सर ने मैथ को बेसिक से पढ़ाया। जैसे कि आपको पता होगा कि मैथ में ज़्यादातर बच्चों की बैक आती है, तो सर का टारगेट है 25 में से 25 मार्क्स का। सर का टारगेट है 25 में से 25 मार्क्स का। तो आप हमारी क्लासेस से ज़रूर जुड़ें और सभी क्लासेस को कंटिन्यू देखें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो आने ही वाले हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। तो आप जितना भी हो सके हमारी क्लासेस को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। अब हम देखते हैं अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग तथा काल को पहचानना। चैप्टर का नाम एक बार फिर से देख लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग तथा काल को पहचानना। इसमें से हमने संज्ञा सर्वनाम को पार्ट 1 में पढ़ा है। पार्ट 1 में हमने संज्ञा सर्वनाम को पढ़ा। पार्ट 2 में हमने विशेषण और क्रिया विशेषण को पढ़ा और आज हम वचन, लिंग और काल को पढ़ेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री क्लास का लाभ ले सकें। तो शुरू करते हैं अपना क्लास। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, लिंग की परिभाषा दीजिए। लिंग की परिभाषा दीजिए। लिंग की प्रकार और पहचान भी बताइए। लिंग के प्रकार व पहचान को भी बताइए। लिंग किसे कहते हैं? आप देख सकते हैं 2020 में आया एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब हम इसका आंसर देखते हैं, ठीक। लिंग क्या है? लिंग। लिंग शब्द अंग्रेजी भाषा के जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान का साधन। लिंग का अर्थ क्या होता है? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान का साधन। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे व्याकरण की भाषा में लिंग कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम एक और डेफिनेशन देख लेते हैं लिंग की, कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व और स्त्रीत्व का बोध हो। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व और स्त्रीत्व का बोध हो क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। लिंग कहलाता है। हिंदी में लिंग जो होते हैं,
हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। अब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को विस्तार पूर्वक जानेंगे और इनकी पहचान को भी समझेंगे। पहला है हमारा पुल्लिंग। पुल्लिंग की परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, जिन संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो अथवा जो पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं अथवा जो पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग क्या होते हैं? जिनमें क्या होता है? पुरुष जाति का बोध होता है, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है। क्या होता है? बोध होता है। जैसे उदाहरण के लिए लड़का है, बैल, घोड़ा, पेड़, नगर इत्यादि। ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। अब हम पुल्लिंग की पहचान देखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा आ, आब, पा, पन, ना। ये प्रत्यय जो होते हैं जिन शब्दों के अंत में आते हैं वे प्रायः पुल्लिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ, आव, पा, पन ना आए, ऐसे शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मोटा, आ से क्या बना? आ से निर्माण किया गया, आ प्रत्यय का निर्माण करके बना है मोटा। छोटा, खोटा, ये सभी क्या है? इसमें आ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हमारा आव, जैसे चढ़ाव है, घटाव है, ठीक है, मिलाव है, ये सभी क्या है? इन सब में आव प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से पा से बुढ़ापा है, ठीक है, बुढ़ापा है, और पन से लड़कपन है, और ना से लेन व देन, लेन देन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, पर्वत, मास, बार और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। सभी पर्वत, सभी प्रकार के जो पर्वत होते हैं क्या होते हैं? पर्वत है, महीनों के दिन है, बार यानी कि सप्ताह के दिन है, और ग्रहों के नाम पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। ग्रहों के नाम पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3, पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम मुख्यतः पुल्लिंग होते हैं। जैसे बरगद का पेड़, जैसे बरगद है, नीम है, सागौन है, पीपल है, ये सब के क्या हैं? ये सभी जो हैं वो पुल्लिंग शब्द हैं। क्या है? पुल्लिंग शब्द होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे मटर है, जैसे मटर है, गेहूँ है, चना है, जौ है, ये सभी क्या है? ये सभी जो हैं वो पुल्लिंग शब्द हैं। क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। अतः अनाजों के नाम को भी पुल्लिंग शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग कहलाते हैं। द्रव्य पदार्थ, द्रव्य पदार्थ क्या होते हैं? द्रव्य पदार्थ वो होते हैं जिनमें ठोस, द्रव व गैस की अवस्था होती है, वो हमारे द्रव्य पदार्थ कहलाते हैं। तो द्रव पदार्थों में जैसे सोना है, पानी है, दूध है, ये सभी क्या है? ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। ये सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, रत्नों के नाम पुल्लिंग कहलाते हैं। रत्नों के नाम पुल्लिंग कहलाते हैं। रत्न जैसे कि मूंगा है, हीरा है, पन्ना है, मोती है, ये सभी क्या है? ये सभी जो रत्न हैं वो सभी पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। वो सभी पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 7, वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। वर्णमाला के अनेक अक्षरों का नाम पुल्लिंग में होता है, जबकि ई और ऊ को छोड़कर ये सभी क्या होते हैं? ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं, और सभी शब्द जो होते हैं शब्द कहलाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जिसमें क्या हो? जिसमें स्त्री जाति का बोध हो या स्त्रीत्व का बोध हो। स्त्री जाति का या स्त्रीत्व का बोध हो, स्त्रीलिंग कहलाता है। डेफिनेशन को एक बार फिर से देख लेते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है अथवा जो स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं, जो स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं, स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। स्त्रीलिंग शब्द से कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लड़की है, गाय है, लता है, घड़ी है, नारी है, कुर्सी, ये सभी क्या है? ये सभी स्त्रीलिंग, ठीक है, ये सब स्त्रीलिंग है। ये सभी क्या है? ये शब्द
ये सभी शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग की पहचान, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में खा होता है तो तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। क्या होता है इसमें? जिन संज्ञा शब्दों के अंत में खा होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 2। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, बट, आ या हट आए ऐसे शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे झंझट है, आहट है, चिकनाहट है, बनावट है। इन सब में क्या हुआ है? इन सब में टा, बा और आव शब्द का प्रयोग और हट शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे हिंदी भाषा है, संस्कृत है, देवनागरी लिपि है, पहाड़ी है, तेलुगु है, गुजराती है। ये सभी क्या है? ये सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं। ये सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। जिन शब्दों के अंत में इया आए, जैसे खुटिया है, लुटिया है, चिड़िया, कुटिया, ये सभी क्या है? ये सभी पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे यमुना है, गंगा है, गोदावरी है। ये सभी नदियाँ क्या है? जिनका नाम हम ले सकते हैं स्त्रीलिंग में। इस नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। पृथ्वी एक स्त्रीलिंग शब्द है। पृथ्वी क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि सभी ग्रह जो हैं वो पुल्लिंग शब्द हैं। क्या है? वो पुल्लिंग शब्द हैं, जबकि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। नक्षत्रों के नाम, जैसे अश्विनी है, रोहिणी है, भरणी है, ये सभी नक्षत्र जो होते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। वो सभी स्त्रीलिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। तो ये हमने अभी पढ़ा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग पढ़ा, लिंग की डेफिनेशन पढ़ी, और पुल्लिंग स्त्रीलिंग की डेफिनेशन और उनकी पहचान को देखा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। काल को परिभाषित कीजिए। काल को परिभाषित कीजिए। काल कितने प्रकार के होते हैं? ये आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। 2017 में भी आया और 2020 में भी आया। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चन को छोड़े ना, आप इन क्वेश्चन को जरूर देखें, क्योंकि ये एग्जाम आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर लिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ेंगे तभी तो फ्री क्लास का आप लोग इसका लाभ लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा काल की अवस्थाएं मानी जाती हैं। कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं? ये डीएलएड 2020 में आया एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम पढ़ेंगे काल को, कि काल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध डेफिनेशन देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। काल के भेद, काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। ये सभी क्या है? ये सभी हमारे काल के प्रकार हैं। काल के प्रकार हैं कि काल के कितने प्रकार होते हैं? तो काल के 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब हम काल के बारे में जानेंगे और उनके प्रकारों के बारे में भी जानेंगे। तो पहला देखते हैं, पहला है हमारा वर्तमान काल। जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो समय हमारा अभी चल रहा है, जिसमें हम क्लास ले रहे हैं या फिर अपने कुछ कार्यों को करते हैं, वो समय चल रहा है, उस समय को क्या कहते हैं? उस समय को वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया शुरू हुई रहती है। इसमें क्या होता है? जो कार्य है वो चलता रहता है। क्या होता है? कार्य जो होता है वो चलता रहता है, यानी कि क्रिया शुरू रहती है पर समाप्त नहीं होती। इसमें क्या होता है? क्रिया समाप्त नहीं होती, वह चलती रहती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। इसमें क्या होता है? जो समय चल रहा है उसमें ये क्रिया कार्य करती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जैसे
राम जाता है, जैसे राम जाता है तो राम क्या कर रहा है, जा रहा है। राम जाता है यानी कि क्रिया जो है वो चल रही है, वो समाप्त नहीं हुई है। क्या हुआ, समाप्त नहीं हुई है, क्रिया जो है वो चल रही है यानी कि शुरू हुई है अभी, कि राम जाता है, समय जो समय है उसमें चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसका उदाहरण है माधुरी जा रही है। माधुरी जा रही है, माधुरी जा रही है यानी कि इसमें क्या होता है, कार्य हमें पता लगता रहता है कि कार्य किया जा रहा है, कंटिन्यूसली कार्य हो रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा सामान्य वर्तमान काल। क्या है, सामान्य वर्तमान काल। अब हम वर्तमान काल के प्रकारों को देखेंगे, उनकी डेफिनेशन को और उनके उदाहरणों को समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन काफ़ी बने हुए हैं कि भविष्य काल के बारे में बताइए या भूतकाल के बारे में बताइए, उनके प्रकारों का अध्ययन कीजिए। आपको वन लाइनर और एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि काल कितने प्रकार के होते हैं, या वर्तमान काल या भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको वन लाइनर में इसका जवाब देना होगा, इसीलिए आप इस क्लास को ध्यानपूर्वक देख लें। ठीक है, अब हम डेफिनेशन देखते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल डेफिनेशन क्या है, सामान्यतः जिस काल में कार्य का होना पाया जाता है। सामान्यतः जिस काल में कार्य का होना पाया जाता है, क्या होता है, कार्य का होना पाया जाता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इसकी एक यह पहचान होती है कि इसके क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। सामान्य वर्तमान काल की पहचान क्या होती है कि इसमें ता है, इसमें ता है, ती है और ते है जैसे शब्द आते हैं। इसकी मुख्यतः पहचान यही होती है कि इसमें ताती ते आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लड़की स्कूल जाती है, लड़की स्कूल जाती है। दूसरा एग्जाम्पल है लड़का किताब पढ़ता है, लड़का किताब पढ़ता है। और तीसरा एग्जाम्पल है बच्चे खेलते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इनके अंत में क्या, क्रिया के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते जैसे शब्द आते हैं तो सामान्य वर्तमान काल कहलाते हैं। वे शब्द सामान्य वर्तमान काल कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इससे यह जानकारी होती है कि काम इस समय चल रहा है। इसमें क्या पता चलता है, इसमें ये पता चलता है कि काम जो है वो चल रहा है, अर्थात क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है। इसमें क्या होता है, क्रिया पूर्ण नहीं होती, कार्य जो होता है वो पूर्ण नहीं होता है, वो पूर्ण नहीं होता है बल्कि चलता रहता है, बल्कि चलता रहता है। इसमें यह पता चलता है कि कार्य जो है वो चल रहा है, कार्य जो है वो चल रहा है और पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं या फिर इनकी पहचान देख लेते हैं। इनकी पहचान है कि इसकी क्रिया के साथ, इसमें क्या होता है, क्रिया के साथ रहा है, रही है और रहे हैं जैसे शब्द आते हैं। यह इसकी क्या हो गई, यह इसकी पहचान हो गई कि अपूर्ण वर्तमान काल में, अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान ये होती है कि इसमें रहा है, रही है और रहे हैं जैसे शब्द आते हैं। इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कार्य जो होता है वो चलता रहता है और इसमें कार्य जो है वो पूर्ण नहीं होता है, वो चलता रहता है। उदाहरण के लिए जैसे लड़कियां स्कूल जा रही हैं, लड़कियां स्कूल जा रही हैं यानी कि जा रही हैं, ये क्या है, ये हमारा अपूर्ण भूतकाल है। क्या है, ये हमारा क्या है, जैसे लड़कियां स्कूल जा रही हैं, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा अपूर्ण वर्तमान काल है। क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल है। क्यों है, क्योंकि इसमें लड़कियां जो है वो जा रही हैं, अपनी मंजिल या फिर अपने पथ पर नहीं पहुंची हैं, यानी कि कार्य जो है वो पूर्ण नहीं हुआ है, कार्य जो है वो पूर्ण नहीं हुआ है, कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए इसको अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है, इसीलिए इसको अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, महेश खा रहा है, महेश खा रहा है। हम लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लड़के किताब पढ़ रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं इन एग्जाम्पल में कि सब में रहा है, रही है, रहे हैं
जैसे शब्द आ रहे हैं। ऐसे शब्दों का जिन शब्दों में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उन्हें अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान काल में होने का संदेह हो। क्या हो? इसमें क्या हो? संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है? इसमें किसी कार्य का होना मतलब संदिग्ध में पता चलता है। किसी कार्य में होने में क्या होता है? संदेह होता है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे राम पढ़ता होगा, जैसे राम पढ़ता होगा। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि हमें संदेह है कि पता नहीं राम पढ़ रहा होगा नहीं पढ़ रहा होगा। तो मुझे तो ये लगता है कि शायद राम पढ़ रहा होगा। ठीक है, राम पढ़ रहा होगा। तो ऐसे शब्द आते हैं। यह सब बताओ। नेक्स्ट है हमारा शोभा कक्षा में पढ़ती होगी। शोभा कक्षा में पढ़ती होगी या खेल रही होगी या सो रही होगी। इस प्रकार के अगर हम रखते हैं तो ये संदिग्ध वर्तमान काल है। क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान काल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा भूतकाल। अब हमने वर्तमान काल के प्रकार पढ़ लिए। वर्तमान काल के प्रकार पढ़ लिए। वर्तमान काल के प्रकार जो होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आए कि वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं तो आप बता सकते हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण भूतकाल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। तो ये 3 प्रकार जो होते हैं वो वर्तमान काल के होते हैं। वो वर्तमान काल के होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भूतकाल। नेक्स्ट है हमारा क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हो चुका है। क्या है? कार्य समाप्त हो चुका है। तो ऐसे शब्दों को भूतकाल कहते हैं। तो ऐसे शब्दों को भूतकाल की क्रिया कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बह गया। बह गया, इसमें क्या हुआ? कार्य जो है वो समाप्त हो गया। क्या हो गया? कार्य समाप्त हो गया। कार्य समाप्त हो गया कि बह गया। प्रजा सो गई, यानी कि कार्य समाप्त हो गया, वो सो गई। नेक्स्ट है चिड़िया उड़ गई। नेक्स्ट है हमारा चिड़िया उड़ गई। चिड़िया उड़ गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अब हम इनके भेदों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी डेफिनेशंस को देखेंगे। पहला है हमारा सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से भूतकाल का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से क्या हो? भूतकाल का बोध हो, अर्थात सामान्यतः बीते समय का पता चले, सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो क्रिया होती है वो सामान्य रूप से भूतकाल का बोध कराती है। क्या कराती है? भूतकाल का बोध कराती है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। पहला है हमारा श्याम गया। इससे ये पता चलता है कि कार्य जो है वो पूर्ण हो गया है। क्या हुआ? कार्य पूर्ण हो गया है। जैसे श्याम गया, अश्विनी ने रोटी खाई, मतलब कार्य उसने पूरा कर लिया। उसने रोटी खाकर ये कार्य पूरा कर लिया है कि अश्विनी ने रोटी खाई। नेक्स्ट है हमारा विद्यालय का उद्घाटन हुआ। लास्ट पॉइंट है हमारा बच्चों ने पुस्तक पढ़ी। तो इसमें क्या पता चल रहा है? इसमें ये पता चल रहा है कि जो समय जो है वो बीत चुका है। ठीक है, समय जो है वो बीत चुका है। क्या किया है? बीत चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, अपूर्ण भूतकाल। क्या है? अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि भूतकाल में हो रही लेकिन उसकी समाप्ति का पता ना चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह जान जाए कि क्रिया की भूतकाल में हो रही है। क्या हो रहा है? क्रिया जो है वो भूतकाल में हो रही है लेकिन उसकी समाप्ति का कोई पता नहीं है कि क्रिया कब खत्म होगी, उसकी समाप्ति का कुछ पता नहीं है। ऐसे काल जो होते हैं वो अपूर्ण भूतकाल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपूर्ण भूतकाल कहलाते हैं।
में क्या होता है, इसमें ये होता है कि भूतकाल में क्रिया तो हो रही है, भूतकाल में क्रिया तो हो रही है, क्रिया तो हो रही है, ठीक है, लेकिन उसकी समाप्ति का नहीं पता चल रहा है, लेकिन उसकी समाप्त नहीं पता चल रहा है कि क्रिया जो है वो कब समाप्त हुई। उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण के थ्रू हम समझते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है सीता पढ़ रही थी, सीता पढ़ रही थी। इसमें ये तो पता चल रहा है कि जो क्रिया है वो भूतकाल में है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि ये कब समाप्त होगा, ठीक है, इसकी समाप्ति का कुछ पता नहीं चलता। तो क्या कहलाता है, ये अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, अपूर्ण भूतकाल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा उदाहरण है, नेक्स्ट उदाहरण है मोंटी जा रहा था, मोंटी जा रहा था। इसी प्रकार से अनुराधा गीत गा रही थी, अनुराधा गीत गा रही थी। इसमें क्या हो रहा है, भूतकाल का पता चल रहा है, लेकिन इसका समाप्ति का कुछ पता नहीं चलता है। तो ऐसे ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूतकाल कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल वह होता है जिसमें क्या होता है, जिस क्रिया से कार्य के भूतकाल में होने, पूर्ण होने का बोध हो। क्या हो, पूर्ण भूत में क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब कार्य जो है वो भूतकाल में पूर्ण हो चुका है, ठीक है, पूर्ण हो चुका है, तो उसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। इसके अंत में चुका है, इसमें इसके अंत में चुका था, चुकी थे, चुकी थी, ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है, चुका चुकी जैसे शब्द आते हैं। इसमें क्या होता है, भूतकाल में जो कार्य है वो पूर्ण होने की संभावना होती है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए, राम पुरस्कार पा चुका था, राम पुरस्कार पा चुका था। इससे आप, राम पुरस्कार पा चुका था, इससे आप जान सकते हैं कि इसमें जो कार्य है वो पहले ही हो चुका है, कार्य जो है वो पहले ही हो चुका है, यानी कि राम को जो पुरस्कार है वो मिल चुका है, ठीक है, मिल चुका था। नेक्स्ट हमारा है उसने फल खाए थे, उसने फल खाए थे। क्या किया था, खाए थे, मतलब उसने फल खा लिए। हमें ये नहीं पता कि कब पूर्ण, मतलब कार्य जो था वो पूर्ण हो चुका है, कार्य जो था पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार से नरेंद्र ने भोजन कर चुका है, नरेंद्र भोजन, इसी प्रकार से नरेंद्र भोजन कर चुका था, नरेंद्र भोजन कर चुका था। ये सभी उदाहरण जो हैं वो हमारे पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। ये सभी उदाहरण हमारे पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आसन्न भूतकाल या तात्कालिक भूतकाल। क्या है, आसन्न भूतकाल या तात्कालिक भूतकाल। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जब क्रिया अभी शीघ्र ही पूर्ण हुई हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें शीघ्रता का पता चलता है, इसमें शीघ्रता का पता चलता है। क्या होता है, इसमें शीघ्रता का पता चलता है कि जो क्रिया है, इसमें शीघ्रता का पता चलता है कि क्रिया जो है वो अभी के अभी पूर्ण हुई है, यानी कि अभी पूर्ण हुई है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिव्या अभी गई थी, दिव्या अभी गई थी। राहुल अभी सोया था, यानी कि अभी सोया था। इसमें क्या हो रहा है, जो कार्य है वो शीघ्र रूप से अभी पूर्ण हो रहा है, यानी कि शीघ्र ही पूर्ण हुआ, जल्दी ही पूर्ण हुआ हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से गीता गई थी, गीता गई थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा संदिग्ध भूतकाल। क्या है, संदिग्ध भूतकाल। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्रिया की जिस रूप से संदेह बना हो, क्रिया के जिस रूप से संदेह बना हो तथा कार्य जो है अभी पूरा हुआ हो या नहीं हुआ हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें संदेह बना रहता है, इसमें संदेह बना रहता है और कार्य जो है वो अभी पूरा हुआ या नहीं हुआ का बोध होता है, या नहीं हुआ, ठीक है। इसमें कार्य पूरा भी हो सकता है और नहीं भी हुआ, ठीक है। इसका क्या होता है, संदिग्ध, यानी कि हमें संदेह होता है। उदाहरण के लिए, जैसे वह दिल्ली चली गई होगी, वह दिल्ली चली गई होगी। इसमें हम शायद लगाकर इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये संदिग्ध भूतकाल है या नहीं। शायद वह दिल्ली चली गई होगी, इसमें क्या है, हमें संदेह है, शायद वो चली गई होगी, पता नहीं गई होगी या नहीं गई होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें संदेह है कि वह दिल्ली गई होगी या नहीं गई होगी। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा, विवेक दिल्ली पहुंच गया होगा, विवेक दिल्ली पहुंच गया होगा।
तो इसमें भी संदिग्धता बनी हुई है कि विवेक पहुंचा होगा या नहीं पहुंचा होगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द, ऐसे रूप, ऐसे क्रिया के रूप जिसमें क्या होता है, संदेह बना रहता है, जिसमें संदेह बना रहता है, संदिग्ध भूतकाल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संदिग्ध भूतकाल कहलाते हैं, संदिग्ध भूतकाल कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसका लास्ट पॉइंट है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जिस क्रिया से ज्ञात हो, जिस क्रिया से ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, तो उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहा जाता है। डेफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं कि जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि क्रिया जो है वो भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे क्या कहते हैं? उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वह परिश्रम से पढ़ती तो फेल ना होती। ठीक है, वह परिश्रम से पढ़ती तो वह फेल ना होती, तो इसमें क्या है? भूतकाल होने वाली थी, क्रिया जो थे वो भूतकाल होने वाली थी लेकिन किसी कारण से वह नहीं हो पाई, यानी कि वो परिश्रम से पढ़ती, अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो जाता। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें भूतकाल में होने वाली क्रिया तो थी लेकिन किसी कारण, यानी कि वो नहीं पढ़ी इसलिए फेल हो गई। अगर पढ़ लेती तो वो पास हो जाती, परिश्रम कर लेती, मेहनत कर लेती तो पास हो जाती। एक और उदाहरण देखते हैं, यदि वे जागते रहते तो चोरी ना होती। यदि वे जागते रहते तो चोरी ना होती, तो इसमें कारण क्या है? इसमें क्या छुपा है? इसमें है कि अगर वो पढ़ लेती तो फेल ना होती, अगर वो जागते रहते तो चोरी ना होती। तो इसमें क्या होता है? एक कारण छुपा रहता है और किसी कारणवश जो है वो क्रिया ना हो पाए, किसी कारणवश क्रिया ना हो पाए तो उसको क्या कहते हैं? हेतु हेतु मद भूतकाल कहा जाता है। क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर कर दिया करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और अपने चैनल और हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। यहाँ पर हमने भूतकाल के भेद पढ़े कि भूतकाल के भेद कितने होते हैं, तो इनकी संख्या होती है 6। इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भूतकाल के भेद बताइए, तो आप उसमें बता सकते हैं कि इनकी संख्या जो होती है वो 6 होती है। इसी प्रकार से वर्तमान काल में इनकी संख्या जो होती है, इनके भेद की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। अब हम भविष्य काल को पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य होने वाला है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य जो है वो होने वाला हो, उसे भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए कि वह जाएगा। कब जाएगा ये नहीं पता, लेकिन ऐसा पता है कि वो जाएगा। नेक्स्ट है वह सोएगा। इसी प्रकार से वे पढ़ेंगे, यानी कि कार्य जो है वो होने वाला है, कि वे पढ़ेंगे। वे कब पढ़ेंगे? लेकिन वो पढ़ेंगे। ठीक है, वे सोएंगे, वे जागेंगे। तो ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो भविष्यकाल के होते हैं। क्या होते हैं? भविष्यकाल के उदाहरण होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? भविष्यकाल कहा जाता है। अब हम भविष्यकाल के भेद देख लेते हैं। भविष्यकाल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं इनके भेद? 3 भेद होते हैं। पहला है हमारा सामान्य भविष्यकाल। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जिस क्रिया से कार्य के सामान्य रूप से भविष्य में होने का पता चले, तो उसे सामान्य भविष्यकाल कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे रंजना स्कूल जाएगी, तो इसमें क्या है? सामान्य रूप से भविष्य में होने का पता चल रहा है कि कार्य जो है वो सामान्य रूप से भविष्य में दिखाई दे रहा है कि जो रंजना है वो स्कूल जाएगी। इसी प्रकार से वे पढ़ेंगे। एक उदाहरण और देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि संदीप जो है वो आज आएगा। अब हम नेक्स्ट क्रिया के जिस रूप से, अब हम नेक्स्ट देखते हैं संभाव्य भविष्यत्काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के भविष्य में होने की संभावना हो। क्या हो? क्रिया के भविष्य में होने की संभावना हो, उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। क्या होता है इसमें
भविष्य में होने की संभावना होती है। क्या होता है? भविष्य में होने की संभावना होती है। होने की संभावना होती है। क्या होती है? भविष्य में होने की संभावना होती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए संभव है कल वह कल आए, संभव है कि वह कल आए। तो इसमें क्या किया गया है? इसमें संभावना की गई है कि शायद, या संभावना की गई कि शायद ही वह कल आए, यानी कि इसमें हमने संभावना की है कि वो आ सकता है। हमने संभावना की, माना है कि वह कल आए। इसी प्रकार से शायद वह कल चला जाए, शायद वह कल चला जाए, तो इसमें भी संभावना है कि शायद वो कल चला जाए, कल का नहीं परसों चला जाए। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है? इन वाक्यों में संभावना को दर्शाया गया है, इसीलिए ये संभाव्य संभाव्य भविष्यकाल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संभाव्य भविष्यकाल कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेतु हेतुमत भविष्यकाल। हेतु हेतुमत भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से भविष्य में एक समय में एक क्रिया का होना तथा दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। क्या हो? डेफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में एक समय में एक क्रिया का होना तथा दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। क्या हो? एक समय में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, तो उसे हेतु हेतुमत भविष्यकाल कहा जाता है। उदाहरण के लिए राम आए तो मैं बजाऊं, राम गाए। यहाँ पर गाए ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा राम गए नहीं गाए। राम गाए तो मैं बजाऊं, तो मैं बजाऊं। ठीक है, तब तो मैं बजाऊं, तो मैं बजाऊं। तो इसमें क्या हो रहा है? एक समय में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा है कि राम गाएगा तभी तो मैं बजाऊंगा। ठीक है, तो दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा है। इसी प्रकार से सोहन घर आए, सोहन घर आए तभी मैं सोऊं, तभी मैं सोऊं। तो ये क्या है? ये हमारा हेतु हेतुमत भविष्यकाल कहलाता है। ये हमारा हेतु हेतुमत भविष्यकाल कहलाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वचन को परिभाषित कीजिए, वचन के प्रकार बताइए। कितने प्रकार होते हैं? अभी हमने ऊपर लिंग को जाना कि लिंग क्या होता है, लिंग की डेफिनेशन, लिंग के प्रकार और लिंग की पहचान को जाना। और उसके बाद हमने काल के बारे में जाना कि काल क्या होता है, काल की डेफिनेशन पढ़ी, काल के प्रकार पढ़े, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और वर्तमान काल के भी प्रकार देखे कि वर्तमान काल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, भूतकाल 6 प्रकार का होता है और भविष्य काल भी 3 प्रकार का होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वचन को परिभाषित कीजिए, वचन के कितने प्रकार होते हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं? हम देखते हैं आंसर। वचन डेफिनेशन देखते हैं। शब्द के जिन रूपों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो। क्या हो? संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। क्या है डेफिनेशन? फिर से देखते हैं कि शब्द के जिन रूपों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो। क्या हो? संख्या का बोध हो। किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की, तो उसे वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम के एक या एक से अधिक होने का बोध शब्द के जिस रूप से होता है, एक या एक से अधिक का बोध शब्द के जिस रूप से होता है, उसे वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। आगे देखते हैं। संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त विशेषण और क्रिया के वचन भी उन्हीं के अनुसार चलते हैं। संज्ञाओं के प्रयुक्त विशेषण और क्रियाएं जो होती हैं वो वचन के अनुसार ही चलती हैं। उदाहरण के लिए जैसे अच्छा लड़का खेलता है, अच्छा लड़का खेलता है, इसमें कितने बच्चों की बात की गई है? तो इसमें एक लड़के की बात की गई है कि लड़का जो है वो अच्छा है और क्या करता है? खेलता है। क्या करता है? खेलता है। तो इसमें जो क्रिया है उसका क्या प्रयोग किया गया? एक वचन क्रिया का प्रयोग किया गया है, क्योंकि लड़का जो है वो केवल एक है। इसी प्रकार से दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा है हमारा अच्छे लड़के खेलते हैं, अच्छे लड़के खेलते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें एक से अधिक लड़कों की बात की गई कि लड़के जो हैं वो अच्छे लड़के जो हैं वो खेलते हैं। तो इसमें विशेषता जो है वो वचन के अनुसार चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ लड़कों की संख्या एक से अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। इसीलिए अच्छा के स्थान पर अच्छे
और खेलते के स्थान पर खेलता के स्थान पर खेलते आया। क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि संज्ञा के अनुसार ही विशेषण और क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब इसके हम प्रकार देख लेते हैं कि वचन के भेद। वचन हिंदी में दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो एक वचन की डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस शब्द से एक वस्तु या एक प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से एक वस्तु या एक प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे लड़का है, घोड़ा है, चिड़िया है, ये सभी क्या है, ये सभी एक वचन है। ये सभी क्या है, एक वचन है। इनमें क्या हो रहा है, एक वस्तु का बोध हो रहा है, एक वस्तु या एक प्राणी का बोध हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा बहुवचन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जिस शब्द से एक से अधिक वस्तु या प्राणी का बोध हो, जिस शब्द से एक से अधिक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे लड़के, घोड़े, चिड़िया, ये सभी क्या है, ये सभी बहुवचन है। बहुवचन क्यों है, क्योंकि इनमें एक से अधिक वस्तु या प्राणी का प्रयोग किया गया है। अब हम इसकी टेबल देख लेते हैं कि एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। टेबल में हम देखते हैं, पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो पहला है हमारा घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है, इसको बहुवचन में हम परिवर्तित करके कर सकते हैं कि घोड़े जो हैं वो दौड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया का क्या होता है, इसमें जो बिंदी होती है वो बिंदी लग जाती है। चिड़िया का हो जाता है चिड़िया। ठीक है, चिड़िया उड़ रही हैं। क्या हो रही हैं, उड़ रही हैं। नेक्स्ट है हमारा वह कहीं जा रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ पर कि वे कहीं जा रहे हैं। वे यानी कि एक से अधिक लोग जो हैं वो जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 4, शोभा उसकी बहन है। तो इसमें क्या हुआ है, एक व्यक्ति की बात हुई है कि शोभा जो है वो उसकी बहन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट बहुवचन में कि बहनें जो हैं वो भाषण सुन रही हैं। तो यहाँ पर एक से अधिक बहन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 5, लड़की बोली। और बहुवचन में इसको कहेंगे कि लड़कियां बोल रही हैं। यहाँ पर एक से अधिक लड़कियों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसे बहुवचन की श्रेणी में रखा गया है। जबकि लड़की बोली को वह एक व्यक्ति को प्रदर्शित कर रही है, इसीलिए इसको एक वचन में रखा गया है। ठीक है, तो ये था हमारा वचन, जिसमें हमने वचन की डेफिनेशन जानी और वचन के प्रकारों को देखा। ठीक है, वचन के प्रकार और उनके उदाहरणों को समझा। ठीक है, तो ये थी हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी का चैप्टर 7। ये हमारा लास्ट पार्ट था। इसमें हमारा चैप्टर जो 7 है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी है तो हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर आप विज़िट करके प्लेलिस्ट के माध्यम से सारी क्लासेस को देख सकते हैं। उसमें मैंने सीक्वेंस में सभी क्लासेस को डाला है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके सभी क्लासेस को देख सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।